गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्सिडी बुक का चैप्टर अपना कंप्लीट किया था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं एंड इट इज रिलेटेड टू लेजर। देखो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेजर। व्हाट डू यू मीन बाय लेजर? लेजर किसे कहते हैं? हाउ टू प्रिपेयर द डिफरेंट लेजर अकाउंट। देखिए बेटा, लेजर का जो चैप्टर है उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अकाउंट। व्हाट डू मीन बाय अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर द डिफरेंट अकाउंट्स। भाई अकाउंट का मतलब क्या होता है और आप डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। देखिए बेटा, जैसे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप लोगों को सभी को याद हो, फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पे एक टॉपिक पढ़ा था, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि द एवरी बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ ईयर वांट टू नो द डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज बिजनेस। To know the various information, it is compulsory to record all the business transaction in books of account. The process of recording the transaction and drawing information through them is called accounting. यानी कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना और उनकी सहायता से इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना अकाउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। तो देखो, उसमें हमने पढ़ा था कि हम लोग अपने बिजनेस में डिफरेंट ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और आप लोगों ने जर्नल के चैप्टर में ये पढ़ा कि हाउ टू रिकॉर्ड द डिफरेंट ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आप लोग देखो कि हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। सारे ट्रांजेक्शन आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। लेकिन देखो, ट्रांजेक्शन को जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। अब उसमें एक लिमिटेशंस है। देखो, जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड है, लेकिन लिमिटेशंस क्या है कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ जर्नल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भाई आपको पता है कि ये हमारे पास मान लो जर्नल की एक बुक है, इसमें डिफरेंट पेज बने हुए, ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3, इस तरीके से अलग अलग पेज है। हजारों पेज एक जर्नल में। एक पेज में लगभग 5, 7, 8, 10 एंट्रीज आप लोगों की रिकॉर्ड होती है। अब आप देखो कि एक बिजनेस में एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं। मान लो किसी बिजनेस में एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक महीने में काउंट करोगे 3000 ट्रांजेक्शन है। अब वो 3000 ट्रांजेक्शन आपके 300 पेजेस के ऊपर रिकॉर्डेड 10 ट्रांजेक्शन पर पेज के हिसाब से। ठीक, एक कस्टमर है आपका एक्स के नाम से, वो कस्टमर आपके साथ कंटिन्यूअसली ट्रांजेक्शन करता है। मान लो कभी वो 5000 का सामान लेके जाता है, कभी 2000 डिपॉजिट कराता है, कभी 1000 का रिटर्न कराता है, कभी 7000 की गुड्स खरीदता है। वो आपके साथ दिन में 3, 4, 5 ट्रांजेक्शन जरूर कर लेता है। ठीक है, अब आप देखो कि विद इन 1 मंथ उस कस्टमर के साथ आपके लेट्स सपोज 400 to 500 ट्रांजेक्शंस हो गए, जो जर्नल के अंतर्गत डिफरेंट पेजेस के ऊपर रिकॉर्ड है। एक दिन एक्स नाम का एक कस्टमर आता है और वो कहता है कि जी आपका और मेरा क्या हिसाब किताब चल रहा है, जरा बता दो। तो जर्नल की सहायता से आप हिसाब किताब को कैसे फाइंड आउट करोगे? पहला पेज देखोगे कि एक्स के साथ कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, फिर सेकंड पेज पे कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, थर्ड पे कौन सा। इस तरीके से आपको 300 पेजेस को बार बार पलट के देखना पड़ेगा कि एक्स के साथ कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है। इट विल टेक ए लॉट्स ऑफ टाइम, इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। और चलो, ये तो हमने 300 ट्रांजेक्शन की बात करी। अगर मान लो हिसाब किताब 6 मंथ के बाद हो तो 1800 पेजेस आपके पास हो जाएंगे, जिसमें आपको एक्स का हिसाब किताब ढूंढना पड़ेगा। और उसी दौरान वाई नाम का कोई कस्टमर आ जाए, उसी दौरान आपके बिजनेस की आपका जो बिल्डिंग है उसका मकान मालिक आ जाए कि जी रेंट का क्या हिसाब किताब चल रहा है, उसी दौरान कोई वर्कर आ जाए कि जी सैलरी का क्या हिसाब किताब चल रहा है। हाउ टू फाइंड आउट दिस ट्रांजेक्शन, हाउ टू फाइंड आउट दिस रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल। ठीक है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए क्या होता है कि आप लोग अपने बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, after recording the transaction in journal, they are classified, they are transferred to their related accounts. अब ये क्या होता है? देखो, एक सिंपल से एग्जांपल से आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। आप लोग स्कूल में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट स्टडी करते हो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स,
इंग्लिश, मैथमेटिक्स एटसेट्रा, डिफरेंट सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अकाउंट के टीचर आते हैं, अकाउंट का काम करवाते हैं, इंग्लिश के टीचर आते हैं, इंग्लिश का काम कराते हैं, मैथ के टीचर आते हैं, मैथ का काम करवाते हैं। आप उन सभी वर्क को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? आप स्कूल में एक कॉपी मेंटेन करते हो जिसको आप रफ कॉपी कहते हो। स्कूल में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, सबसे पहले उन सभी सब्जेक्ट को आप रफ कॉपी में रिकॉर्ड करते हो। एंड आफ्टर दैट, अब रफ कॉपी में मैथ का भी काम है, इंग्लिश का भी काम है, अकाउंट का भी काम है, बीएस का भी, इकोनॉमिक्स का भी। एक दिन में मान लो 5-5 पेज है तो 25 पेजेस पर डे के हिसाब से हो गए, ठीक है। अब 10 दिन के बाद अकाउंट का टीचर आपसे ये कहता है कि भाई अकाउंट का वर्क दिखाओ कि आपने कितना होमवर्क किया या कितना वर्क किया। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू शो दिस वर्क इन रफ कॉपी। आप लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े उन सबका वर्क रफ कॉपी में नोट करने के बाद आप लोग घर पे जाते हो और रफ कॉपी के काम को क्लासिफाइड कर देते हो। क्लासिफाइड इन द सेंस, रफ कॉपी में से आप लोग घर पे अलग अलग कॉपीज मेंटेन करते हो, अकाउंट की डिफरेंट अलग, इको की अलग, मैथ की अलग। रफ कॉपी में जो वर्क है उसमें से क्लासिफिकेशन करते हो, अकाउंट का वर्क अकाउंट की कॉपी में, मैथ का वर्क मैथ की कॉपी में, इंग्लिश का वर्क इंग्लिश की कॉपी में। इससे क्या होगा कि अगर कल को अगर इंग्लिश का टीचर ये पूछे कि आपने वर्क किया या नहीं, दिखाइए, तो आपको रफ कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है। यू कैन फाइंड आउट द रिकॉर्ड विद इन इंग्लिश कॉपी, ठीक है। इसी प्रकार अगर अकाउंट का वर्क देखना है, आपको अकाउंट के वर्क की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको रफ कॉपी देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अकाउंट की कॉपी में जाइए, वहां से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको अकाउंट की कॉपी में केवल अकाउंट का वर्क मिलेगा, आपको इको के वर्क को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेम बात बिजनेस पे। इन बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। सारे के सारे ट्रांजेक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड है। अब जर्नल में राम का भी ट्रांजेक्शन है, मोहन का भी, एक्स का भी, सैलरी का भी, वेजेस का भी, रेंट का भी, कमीशन का भी, परचेज का भी, सेल्स का भी, ठीक है। लगभग सारे प्रकार के ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड है। बट वी हैव टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर आइटम। जैसे कि हमें टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर आप जर्नल को चेकआउट करोगे तो जर्नल में आपको परचेज का ट्रांजैक्शन भी मिल रहा है, सेल्स का भी मिल रहा है, परचेज रिटर्न का भी मिल रहा है, राम का भी मिल रहा है, मोहन का भी मिल रहा है। आपको सारे ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम कर लो जिसमें परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे एक जगह पर हो जाए, मोहन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पर हो जाए, राम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पर हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जिस भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसी जगह पे जाकर आप उस चीज की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने राम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड कर लिए। नाउ यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन हाउ मच टोटल परचेज हैज बीन मेड बाय राम ड्यूरिंग द ईयर। भाई राम ने साल के दौरान कितने की परचेज हमसे की है, तो उसके लिए आपको जर्नल देखने की जरूरत नहीं है। आप सारा हिसाब किताब राम के अकाउंट को देखकर, मतलब कि जहां पे राम के ट्रांजैक्शन है उन्हीं को देखकर फाइंड आउट कर लोगे, इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है बेटा। तो देखो क्या होता है कि जब एक ही प्रकार के, एक ही नेचर के ट्रांजैक्शंस को आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे रिकॉर्ड करते हो, दैट इज कॉल्ड ए अकाउंट। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट आता है, व्हाट डू मीन बाय अकाउंट। अकाउंट किसे कहते हैं? पहले बेटा मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, उसके बाद हम इस चीज को क्लियर करेंगे। देखो अकाउंट का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक एंड chronological record of similar nature transaction of similar nature transactions at a particular place is called account,
देखो बेटा, अकाउंट की पहली डेफिनेशन है, मतलब कि एक डेफिनेशन ये है, सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अकाउंट। जब हम एक ही प्रकार के, एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर प्लेस सिस्टम के अकॉर्डिंग, और क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आप लोगों ने कैश बुक का चैप्टर पढ़ा, उसमें आप लोगों ने कैश बुक बनाई। आप ये देखते हैं कि कैश बुक रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि हमारे बिजनेस में जितने भी कैश ट्रांजेक्शंस हैं वो सारे कैश बुक में रिकॉर्ड है। ठीक है, तो कैश बुक में आल्सो बी कॉल्ड ए कैश अकाउंट। कैश बुक को हम लोग कैश अकाउंट कह सकते हैं क्योंकि कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू कैश। जो भी लेन देन आपके कैश में हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड है। और कैश बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किया गया है? सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, आपने किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर कैश बुक में रिकॉर्ड किया है तो कैसे रिकॉर्ड किया गया है? सिस्टमैटिकली एंड क्रोनोलॉजिकल। यानी कि दो बातें होती है कि अकाउंट में आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो एक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कैश बुक में आप लोग देखते हैं कि जितने भी कैश रिसिप्ट है जिसमें आपको पैसा मिल रहा है वो सारे डेबिट में, और जो भी पेमेंट है वो सारी क्रेडिट में। ऐसे नहीं कि एक ट्रांजेक्शन डेबिट में, दूसरा क्रेडिट, तीसरा डेबिट, चौथा क्रेडिट, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर सिस्टम चलता है कि रिसिप्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, पेमेंट है राइट हैंड साइड में। ठीक है, दूसरा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। आप लोगों ने कैश बुक बनाई, उसमें आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो अकॉर्डिंग टू टाइम। पहले 1 तारीख का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। ऐसा नहीं होता कि पहले 1 तारीख का ट्रांजेक्शन लिख दिया, फिर 10 का, फिर 5 का, फिर 15 का, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू टाइम ट्रांजेक्शन चलता है 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो अकाउंट की डेफिनेशन होती है सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन एट ए पर्टिकुलर प्लेस। जब हम एक ही प्लेस के ऊपर एक ही प्रकार के ट्रांजेक्शन को एक पर्टिकुलर सिस्टम और अकॉर्डिंग टू टाइम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम अकाउंट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। अब बात आती है हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट। इसका स्पेसिमेन क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखो, आप कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हो तो उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होगा। ये अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कॉलम होता है जर्नल फोलियो का। जर्नल फोलियो, जर्नल वाले चैप्टर में होता था लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, ठीक है। जब हम जर्नल का चैप्टर करते थे तो उसमें होता था लेजर फोलियो। लेजर का चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें होगा जर्नल फोलियो। जर्नल वाले चैप्टर में लिखते थे कि कौन से लेजर अकाउंट में, लेजर में कौन से पेज नंबर पे ट्रांजेक्शन होगा। जर्नल में ये रिकॉर्ड करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन आपने लेजर में रिकॉर्ड किया है वो जर्नल में कौन से पेज नंबर पे है, ठीक है। तो जर्नल फोलियो, फिर उसके बाद अमाउंट, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ ए अकाउंट। ये अकाउंट का फॉर्मेट है। आप देखोगे कि 4 कॉलम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, सेम 4 कॉलम्स आपके पास राइट हैंड साइड में। दोनों साइड में एक जैसे कॉलम है। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड को आप डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को आप क्रेडिट साइड कहते हैं। इस तरीके से डिफरेंट लेजर अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। अब बात आती है हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन लेजर। देखो इन लेजर अकाउंट्स, देखो जैसे मान लो ये हमारे पास एक अकाउंट है जिसका नाम है राम अकाउंट। अगर ये हमारा राम अकाउंट है
तो अनडाउटली ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू राम विल बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जितने भी ट्रांजेक्शन राम से रिलेटेड होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन इस राम अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, देखो बेटा, उसके लिए आपको अपने माइंड में जर्नल क्लियर करनी होगी। मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं कि जिस बच्चे को जर्नल क्लियर है उस बच्चे के लिए अकाउंटेंसी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ये भी लेजर का चैप्टर भी पूरी तरीके से जर्नल बेस्ड है। देखो बेटा, जर्नल में हम लोग डिफरेंट अकाउंट बनाएंगे। जैसे हमने राम का अकाउंट बना रखा है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। किसी भी ट्रांजेक्शन को राम में अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ओनली दोस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हिच आर रिलेटेड टू राम। ठीक है, इसमें डेबिट साइड में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए टू वर्ड का यूज किया जाएगा जैसे कैश बुक में करते थे, और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने के लिए बाय वर्ड का यूज किया जाएगा। प्रोसेस वो का वही है जैसा आप लोगों ने कैश बुक में पढ़ा था। ठीक है, आपको ये देखना है कि ट्रांजिशन में राम का अकाउंट डेबिट हो रहा है या राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर किसी ट्रांजिशन में राम का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आप राम अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करोगे, और ट्रांजिशन में राम का अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो राम अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, और वही अपोजिट अकाउंट का नाम लिखकर। किसका नाम लिखकर? अपोजिट अकाउंट। जैसे कुछ ट्रांजेक्शन हम राम से रिलेटेड लिखते हैं। मैं आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं। ट्रांजेक्शन नंबर 1, गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम ₹5,000। भाई हमने राम को 5,000 का सामान बेचा। सेकंड ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय राम, ये डेट भी दे रखी है 2020 जनवरी 1, जनवरी 2, गुड्स रिटर्न बाय राम ₹1,000। थर्ड ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव ₹2,000 फ्रॉम राम and discount allowed to him ₹500। ठीक है, ये कुछ ट्रांजेक्शन राम से रिलेटेड। ठीक, अब आपको इन ट्रांजेक्शन को राम अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, राम के अकाउंट में। पहले आप ट्रांजेक्शन की अपने माइंड में जर्नल एंट्री बना। देखो, जैसे पहला ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू राम ₹5,000। भाई हमने राम को 5,000 रुपए का सामान बेचा, 5,000 रुपीज की गुड्स हमने राम को सेल आउट की। हमारी एंट्री क्या बनेगी? देखो, राम को अगर 5,000 रुपीज की गुड्स अगर आप सेल आउट करते हो तो आपका ट्रांजेक्शन बनता है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भाई पहले ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री क्या बनती है? यहां पे एंट्री बनती है राम टू सेल्स। ठीक है, अब आप देखो कि इस ट्रांजेक्शन में राम के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो नो डाउट दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन राम अकाउंट। आप इस ट्रांजेक्शन को राम के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, यू विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन राम अकाउंट। अब आप देखो इस ट्रांजेक्शन में राम क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? अनडाउटली राम आपके पास डेबिट हो रहा है। भाई इस ट्रांजेक्शन में राम क्या हो रहा है, डेबिट। तो आप इस ट्रांजेक्शन को राम अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 2020 1st ऑफ जनवरी। 1st ऑफ जनवरी को अपोजिट अकाउंट का नाम लिखकर टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की गई थी? 5,000 रुपीज की सेल की गई। राम अकाउंट के डेबिट साइड में अपोजिट अकाउंट का नाम लिखकर। इसी प्रकार अगला ट्रांजेक्शन आपको कह रहा है कि गुड्स रिटर्न बाय राम ₹1,000। भाई राम ने आपको 1,000 रुपीज की गुड्स वापस कर दी। कौन सी गुड्स? विच हैव बीन सोल्ड टू राम। भाई हमने राम को जो ऊपर सामान बेचा था उसमें से 1,000 रुपीज की गुड्स राम हमें वापस कर रहे हैं। सेल किया हुआ सामान अगर हमें वापस मिलता है इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। इसको क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न कहते हैं। और सेल्स रिटर्न की हमारी एंट्री क्या बनेगी?
भाई राम हमें गुड्स वापस कर रहे हैं सेल की हुई, तो हमारी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। रफली एक बार लिख लो, एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, एंट्री आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एंट्री बनेगी इसमें सेल्स रिटर्न टू राम, सेल्स रिटर्न टू राम। अब आपको इस ट्रांजेक्शन को लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि इस ट्रांजेक्शन में राम हमारे पास क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यू विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ राम। 2020 2nd ऑफ जनवरी, 2nd ऑफ जनवरी को हमारी एंट्री हो रही है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग राम क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में कितना रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, 2000 कितने का सामान वापस किया था, 1000, ठीक है। देखो राम की क्रेडिट साइड में, राम अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट साइड में अपोजिट अकाउंट का नाम लिखा गया सेल्स रिटर्न और बाय वर्ड का यूज करके, ठीक। इसी प्रकार आगे कह रहे हैं कि कैश रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹500। देखो 2000 रुपीज का कैश तो आपने राम से रिसीव कर लिया और 500 का डिस्काउंट उसको सेपरेटली अलाउड कर दिया। किस किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश, डिस्काउंट और राम का। आपके पास इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कैश आ रहा है, डेबिट। आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, आपके लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है, आपके लिए एक प्रकार का लॉस है, लॉस को भी क्या करोगे, डेबिट, और राम को क्या करोगे, क्रेडिट। तो ये ट्रांजेक्शन आपका बनेगा कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू राम। कैश कितना 2000, डिस्काउंट कितना 500 और राम कितना 2500, ठीक है। अब आप देखो कि इस ट्रांजेक्शन में हमारा राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो नो डाउट आप इस ट्रांजेक्शन को राम की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, राम पे टोटल कितने का इफेक्ट पड़ रहा है, 2500 का। अपोजिट में दो अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 2000 से, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से, 500। तो राम अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप इन दोनों अकाउंट का नाम लिखेंगे अलग अलग, मतलब कि ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, कैश टू राम और दूसरा ट्रांजेक्शन है डिस्काउंट टू राम। तो आप राम अकाउंट की क्रेडिट साइड में 3rd ऑफ जनवरी को क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। भाई कैश में कितना पैसा मिल रहा है, 2000। 3rd ऑफ जनवरी को बाय राम, राम में कितना पैसा मिल रहा है, 500, ठीक है। सॉरी, डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट आप कितने का अलाउड कर रहे हो, 500, बाय डिस्काउंट 500, ठीक। इस तरीके से यू हैव रिकॉर्डेड द डिफरेंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू राम इन राम्स अकाउंट्स। आपने राम के अकाउंट में डिफरेंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, एक चीज, जब आप किसी पर्सनल अकाउंट को बनाएंगे तो उसके ऊपर हमेशा अपोजिटिव एस लगाएंगे, राम्स अकाउंट, ठीक। सारे ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड हो गए। मान लो इस मंथ में राम के साथ और कोई ट्रांजेक्शन आपका नहीं हो रहा, एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, जो भी आपको टाइमिंग दी हुई हो, उसके बाद आप क्या करोगे, इस अकाउंट को बैलेंस करो। लास्ट में आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। बैलेंस करने के लिए जैसे आप लोग कैश बुक को बैलेंस करते थे, उसी प्रकार यू विल बैलेंस द डिफरेंट अकाउंट्स। आप अपने बिजनेस में जितने भी अकाउंट ओपन कर रहे हो सबको बैलेंस करोगे एक्सेप्ट नॉमिनल अकाउंट, वो बताऊंगा अभी। अब आप देखो, जैसे इस साइड का टोटल आ रहा है 5000, इस साइड का टोटल आ रहा है 3500, क्रेडिट साइड कम है, तो ज्यादा वाली साइड में से कम वाली साइड को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस फाइंड आउट किया जाएगा। 5000 में से 3500 रुपए चले गए, तो 31st ऑफ जनवरी को आप यहां पे निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 5000 में से 3500 रुपीज चले जाएंगे, तो आपके पास बैलेंस कितने का बचेगा, 1500 रुपीज का बैलेंस आपके पास बचेगा। इस साइड का टोटल आपके पास 5000, इस साइड का टोटल भी आपके पास 5000, ठीक है बेटा।
इस तरीके से आप अकाउंट बनाएं। ठीक, अब आप देखो कि ये तो हमने एक सिंगल अकाउंट बनाया, अकाउंट की डेफिनेशन आपको बताई है। अब आप देखो बिजनेस में केवल एक बंदे का, राम का अकाउंट नहीं बनता। हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन और उनके अकॉर्डिंग जिस जिस अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उन सभी अकाउंट को बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 3 ट्रांजेक्शन लिखे हैं, तो राम अकाउंट तो हमने बनाया, सेल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है सेल्स अकाउंट भी बनेगा, सेल्स रिटर्न पे इफेक्ट पड़ रहा है सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बनेगा, कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है कैश अकाउंट भी बनेगा, डिस्काउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है डिस्काउंट अकाउंट भी बनेगा। तो हमारे बिजनेस में ड्यू टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन जितने भी अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं, ऑल द अकाउंट्स विल बी प्रीपेड। तो ये तो हमारे पास हो गई अकाउंट की बात। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, दैट इज लेजर। व्हाट डू मीन बाय लेजर? लेजर क्या होता है? देखो बेटा, एक्चुअल में लेजर इज ए बुक। लेजर इज ए बुक which contains different types of account। एक्चुअल में लेजर अपने आप में एक बुक होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट को आप मेंटेन करते हैं। लेजर की जो डेफिनेशन है, लेजर it is a book which record different types of which maintain different accounts। लेजर इज ए बुक विच मेंटेन डिफरेंट अकाउंट्स। भाई लेजर अपने आप में एक बुक होती है जिसमें आप अलग अलग अकाउंट को मेंटेन करते हो। जैसे बेटा ये बुक है, ऐसे ही हमारे पास लेजर एक कॉपी के रूप में होती है। पेज नंबर 1 पे राम अकाउंट, पेज नंबर 2 के ऊपर सैलरी अकाउंट, पेज नंबर 3 के ऊपर रेंट अकाउंट। इस तरीके से डिफरेंट पेजेस के ऊपर अलग अलग प्रकार के अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो सच टाइप ऑफ बुक इज कॉल्ड लेजर। इस प्रकार की बुक को हम क्या कहते हैं? लेजर। तो एक नंबर में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय लेजर, तो लेजर इज ए बुक विच कंटेन्स द डिफरेंट अकाउंट्स। यानी कि लेजर एक बुक होती है जिसमें हम लोग डिफरेंट अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक, तो देखो बेटा, अगर आपको लेजर पोस्टिंग के बारे में कहा जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन यू हैव टू प्रिपेयर द डिफरेंट अकाउंट्स। आपको अलग अलग अकाउंट्स को मेंटेन करना है। अच्छा, आपको पता है जैसे भाई ट्रांजेक्शन में, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये ट्रांजेक्शन थे, इनके अकॉर्डिंग सेल्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा था, सेल्स रिटर्न के ऊपर भी, डिस्काउंट पे भी, कैश के ऊपर भी। तो आपके बिजनेस में जितने भी चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है, ऑल टाइप ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन। आप क्या करोगे, अगर आपको लेजर पोस्टिंग, मान लो आपको 65 ट्रांजेक्शन दे दे और आपको कहा जाए कि लेजर पोस्टिंग करनी है, ठीक है, तो पहले तो आपको उन ट्रांजेक्शन में ये आइडेंटिफाइड करना है कि भाई इस ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, दूसरे में कौन से, तीसरे में कौन से। ठीक है, जो जो अकाउंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं वो सारे अकाउंट ओपन कर लिए जाएंगे और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को, जितने भी ट्रांजेक्शंस आपको दिए गए उन सभी ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं उन सबको रिलेटेड अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ ईयर आप उन अकाउंट को बैलेंस करोगे। जैसे यहां पे हमने बैलेंस फाइंड आउट किया, लेकिन आपको पता है अकॉर्डिंग टू नेचर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन, फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी से बिलोंग करते हैं। रियल अकाउंट किसी एसेट से बिलोंग करते हैं और नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस से बिलोंग करते हैं। देखो, जितने भी पर्सनल या रियल अकाउंट होते हैं दे आर बैलेंस्ड, दे आर बैलेंस्ड। दे आर बैलेंस्ड का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ पीरियड देयर बैलेंस इज फाइंड आउट, बिकॉज
दिस बैलेंस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। हम लोगों ने जैसे यहाँ पे राम का अकाउंट बनाया, एक मंथ के एंडिंग के ऊपर हमने उसका बैलेंस फाइंड आउट कर लिया। हमने निकाली कि इस मंथ के एंड में हम राम के 1500 रुपीज मांगते हैं, राम का 1500 रुपीज का बैलेंस। नाउ दिस बैलेंस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। भाई जो भी हमारा नेक्स्ट पीरियड होगा, नेक्स्ट मंथ हो या नेक्स्ट ईयर हो, उस नेक्स्ट मंथ में हम इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट पीरियड की स्टार्टिंग में हम लिखेंगे कि राम का बैलेंस 1500 रुपीज का, जैसे कैश बुक में लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जितने भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट होते हैं, देयर बैलेंस इज फाइंड आउट एंड इट इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। बट नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बैलेंस। अगर मान लो आपने सैलरी अकाउंट बनाया, सैलरी अकाउंट, भाई आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने की सैलरी दी, उसके लिए आपने सैलरी अकाउंट बनाया। जैसे ये सिंपल सा फॉर्मेट में लिख देता हूं। आपने इस महीने 10,000 की सैलरी दी, सैलरी टू कैश, यहाँ पे लिख दिया टू कैश 10,000। फिर अगले महीने आपने 50,000 की सैलरी दी, टू कैश 50,000। मान लो एक ईयर में आपने ये दो सैलरी दी, ठीक है। अब देखो जो सैलरी अकाउंट है, ये आपको पता है एक नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एक्सपेंस, ये एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो आप इस अकाउंट को बैलेंस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सैलरी के बैलेंस को, सैलरी का जो भी बैलेंस है, इट इज नॉट टू बी कैरी फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल। किसी भी एक्सपेंस और इनकम को उसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाया जाता है जिस फाइनेंशियल ईयर से वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो सैलरी है या रेंट है या कमीशन है या परचेज है या सेल्स है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, उनको बैलेंस नहीं किया जाता, बल्कि उनका जो बैलेंस निकलता है उनको हम लोग एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे जैसे सैलरी का बैलेंस निकलेगा तो लास्ट में लिख देंगे बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई साल के अंत में जैसे कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में जानना चाहता है और उसको जानने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं लाइक परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सैलरी, वेजेस, रेंट, उन सब के बैलेंस को इसी अकाउंट में ले जाया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे टोटल करके बैलेंस तो निकालोगे, लेकिन उसको बैलेंस कैरी डाउन नहीं कहा जाएगा, बल्कि जो भी बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस को ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में ले जाएंगे। इधर अगर निकलेगा, इधर का टोटल ज्यादा है तो इधर लिख दोगे टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा, इन दिस वे डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। तो देखो बेटा, ये हमारे कुछ थॉटिकल पोर्शंस थे, मतलब कि लेजर अकाउंट से रिलेटेड मैंने आपको कुछ पॉइंट्स समझाए। ठीक है, नाउ हाउ टू प्रिपेयर द लेजर, ये हम लोग कल से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक चीज क्लियर करता हूं कि हम लोग बुक के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है, बुक में अगर आप देखोगे कि जैसे बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास नियर बाई 15 एंट्रीज दी गई है, जिसमें सबसे पहले जर्नल करवा रहा है, उसके बाद उसमें 15-20 अकाउंट बनवा रहा है। इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता क्योंकि इट टेक्स ए लॉट्स ऑफ टाइम। हम लोग अपनी तरफ से कुछ जर्नल बनाएंगे और अपनी तरफ से उनसे रिलेटेड कुछ अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। आज आप अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि हाउ टू प्रिपेयर ए लेजर अकाउंट, व्हाट इज लेजर, फिर उसके बाद कल से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।